नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है मॉड्यूल 9 के सेकंड वीडियो में। इंडस्ट्री एनालिसिस को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले, अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। जब भी हम एनालिसिस करते हैं इंडस्ट्री की, इकोनॉमी की, तो इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशो इकोनॉमिक बातें मिक्स हो जाती हैं। एज अ रिसर्च एनालिस्ट, आपका और मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी रिलीजियस व्यू से, सोशल इकोनॉमिक व्यू से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो मैं चाहे जो भी बातें आपके साथ डिस्कस करूं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि उसको किसी भी मेरे पॉलिटिकल या रिलीजियस व्यू में मत लीजिएगा या सोशो इकोनॉमिक व्यू में मत लीजिएगा। मैं किसी भी तरफ बायस्ड नहीं हूँ। इन्वेस्ट करते समय मैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे, फैक्ट्स पे ध्यान रखता हूँ। मैं हर इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन की तरह लेता हूँ, ना कि कोई व्यू बनाने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप भी यही एटीट्यूड बनाएं। रिसर्च करते समय, इन्वेस्टमेंट से पहले जो रिसर्च करते हैं वो करते समय सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पॉलिटिकली क्या चल रहा है या रिलीजियस उसमें या सोशो इकोनॉमिक उसमें क्या चल रहा है। उनके फैक्ट्स पे हमें नज़र रखनी होती है, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि उससे सारी रिसर्च अफेक्ट होती है, उससे आने वाला इन्वेस्टमेंट का व्यू बनता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट अब इंडस्ट्री एनालिसिस का आता है वो है पेस्टल एनालिसिस। PESTEL या PESTLE, जैसे भी चाहे आप इसको स्पेल कर सकते हैं। P होता है पॉलिटिकल, E होता है इकोनॉमिक, S होता है सोशो कल्चरल, T होता है टेक्नोलॉजिकल, E होता है एनवायरमेंटल और L होता है लीगल फ्रेमवर्क। पेस्टल एनालिसिस फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग किसी भी कंट्री में पैसा लगाना चाहते हैं, वो उस कंट्री की इकोनॉमी को पेस्टल एनालिसिस के द्वारा पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल, तो यही 6 पॉइंट्स हैं जो किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करते समय बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वहाँ पे वो एक इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे हों, चाहे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने की सोच रहे हों, यानी कि चाहे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हर चीज़ में पेस्टल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। खासतौर से अगर वो FDI की तरफ सोच रहे हैं, अगर वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच रहे हैं, यानी कि यहाँ कोई कंपनी लगाना चाहते हैं या किसी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से इन 6 पॉइंट्स पे रख देखेंगे। एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहला आता है P, यानी कि पॉलिटिकल व्यू। पॉलिटिकल व्यू किसी भी कंट्री का, पॉलिटिकल सिचुएशन किसी भी कंट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या किसी भी तरह की कंपनी खोलना चाहते हैं, किसी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो ये देखेंगे कि कंपनी, आपकी जो कंट्री है वो पॉलिटिकली स्टेबल है या नहीं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं किस तरह की मेजॉरिटी में आती हैं। क्या वो गवर्नमेंट्स अपना पूरा टेन्योर, चाहे वो 4 साल का टेन्योर है या 5 साल का टेन्योर है, वो पूरा कर पाती हैं या नहीं कर पाती। वो सबसे पहले तो इस बात को देखेंगे कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो किस तरीके से पॉलिटिकली स्टेबल है या नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है कंट्री के अंदर। फिर आपकी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, जो भी कुछ है, उन सब की भी वो एनालिसिस करेंगे कि कौन से स्टेट्स डिस्टर्ब रहते हैं पॉलिटिकली, कहाँ पॉलिटिकल उठापटक बहुत ज़्यादा होती है किन स्टेट्स में। उन स्टेट्स से हो सकता है वो दूर रहने की कोशिश करें जहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अगर उन्हें लगेगा कि सेंटर में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है लेकिन स्टेट्स में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है वो ऐसी कंट्री से दूर रहना पसंद करें। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सेंटर में भी अच्छी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टेट्स में भी अच्छी है, यानी कि रीजनल लेवल पे भी अच्छी है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो कहते हैं ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ना कम से कम, अब हम यहाँ पे सोच सकते हैं। क्योंकि जिस कंट्री में बहुत जल्दी जल्दी इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी टॉप लेवल पे गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, तो उन कंट्रीज़ में कभी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। उसके बाद कुछ स्टेट्स जो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, वहाँ पे हमेशा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे स्टेट्स में ही फॉरेन इन्वेस्टर को तो छोड़िए, जो नॉर्मल यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जो यहाँ का डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर भी है, चाहे मैं और आप भी एक कंपनी लगाने की सोचेंगे तो मैं और आप भी उन स्टेट्स को पसंद करेंगे जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ पे हमें इस बात की चिंता नहीं है कि कल को दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, वो नए रूल्स ले आएगी।
क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज हो जाती हैं, उनकी पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। पॉलिटिकल व्यू में ही एक चीज़ आती है कि प्रेस को कितनी फ्रीडम है। प्रेस की फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? प्रेस की फ्रीडम इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि हॉट टॉपिक्स को उठाया जाए या ब्रेकिंग न्यूज़ दी जाए। प्रेस की फ्रीडम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्या सारे फैक्ट्स अखबारों में कवर होते हैं। अगर प्रेस पूरी तरीके से अखबारों में अपने फैक्ट्स कवर कर सकती है तो ऐसी कंट्री पे, ऐसे सिनेरियो में एक फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो ये देखते हैं कि हमें भी जो इन्फॉर्मेशन प्रेस के थ्रू मिल रही है, हमें भी जो इन्फॉर्मेशन अखबारों के थ्रू या मैगजीन्स के थ्रू मिल रही है वो सही है। लेकिन अगर प्रेस को फ्रीडम ही नहीं है तो फिर उनके पास भी जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो पूरी नहीं है। अगर गलत नहीं है तो पूरी भी नहीं है। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। वो कंपनी लगाने से पहले या फैक्ट्री लगाने से पहले या इंडस्ट्री लगाने से पहले 100 बार सोचेंगे और हो सकता है उस कंट्री को वो नकार देगी, नहीं ठीक है हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो प्रेस को ही फ्रीडम नहीं है। तो आगे चल के क्या सिनेरियो यहाँ का रहेगा, कितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक सही सही पहुँच भी पा रही है या नहीं पहुँच पा रही। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी नए बिजनेस के लिए। फिर हर फॉरेन इन्वेस्टर का करप्शन को नापने का अपना अपना तरीका है। वो करप्शन को भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह की कंपनीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, कैसे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक होते हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स आप अंडरटेक करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स कितने स्टेबल रहते हैं डिलीवरी के बाद। मान लीजिए कोई पुल बनाया गया, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एक पुल बना, कोई फ्लाईओवर बना या कोई ब्रिज बना, कोई रोड बनी। अब अगर उन्हें दिखता है कि ये तो रोड्स बनती हैं और बहुत जल्दी जल्दी टूटती हैं, या पुल बनते हैं बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं करप्शन का लेवल बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप नए नए प्रोजेक्ट्स अगर आपके फेल हो रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट का सुपरविजनरी स्ट्रक्चर जो है वो उसको सुपरवाइज ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा, उस प्रोजेक्ट को ठीक से क्यों नहीं देख पा रहा। तो ऐसे में भी एक फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो ऐसे लेवल पे शायद काम करना पसंद ना करें। किसी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि पॉलिसीज़ में भी स्टेबिलिटी आती है। अब आज हमने किसी पॉलिसी के ऊपर, सपोज मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूं या मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं एक इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं। आज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही है उनके बेस पे मैंने इंडस्ट्री लगा दी, कल को नई गवर्नमेंट ने आके पॉलिसीज़ चेंज कर दी। तो अगर आपकी कंट्री में या उस पर्टिकुलर स्टेट में बहुत जल्दी जल्दी ये पॉलिसीज़ चेंज होती हैं बदलती गवर्नमेंट्स के साथ, तो ऐसे में भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस या इंडस्ट्रियलिस्ट का, एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो उस कंट्री से या उस स्टेट से दूर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन पॉलिसीज़ में, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में नहीं फंसना चाहते। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहेगा, कोई भी कंपनी का ओनर ये चाहेगा कि मैंने एक बार कंपनी लगा दी, मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा हूँ और मेरी कंपनी काम करती रहे, मुझे काम करने का मौका दिया जाए। अगर रोज़ मेरे पे नए नियम, नए कानून लागू कर दिए जाएंगे, रोज़ सरकार नई पॉलिसीज़ ले आएगी, तो कैसे कोई भी इंडस्ट्री काम कर सकती है, कैसे कोई भी बिजनेस आगे चल सकता है। इसके अलावा ये भी देखती है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ये भी देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंसेस कितने डेवलप्ड हैं। पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट है वो कितनी जागरूक है, कितनी अवेयर है एक आम आदमी के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, आम आदमी के फाइनेंसेस को लेकर के। क्या उन्होंने रेगुलेशंस इस तरीके से बना रखी हैं और उनको फॉलो करते हैं कि आम आदमी के फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट किए जाएं। जैसे कि हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ सेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है पर्सनल एक रिटेल इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करने में। पूरा एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह की चीज़ों पे भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या डायरेक्ट इन्वेस्टर्स या कोई भी एंटरप्रेन्योर नज़र रखते हैं जब हम पेस्टल एनालिसिस के पी की बात करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं। अब हम पेस्टल एनालिसिस के ई पे आते हैं। पहले ई पे वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स तो हम थोड़ा बहुत समझ ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, खास तौर से इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं। अगर आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल नहीं हैं, तो ऐसे में कोई भी एंटरप्रेन्योर घबराएंगे। खास तौर से जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से नहीं लेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ती जा सकती है। और अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल नहीं है तो वो अपने आने वाले फाइनेंसेस को ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अपने आने वाले खर्चों को बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक एनालिसिस में एक फॉरेन इन्वेस्टर ये भी देखना चाहेगा कि आपकी कंट्री के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स किस तरीके से हैं, कितनी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, कितनी चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हैं। ये जो चीज़ें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इनका ठीक से भुगतान किया जाता है, इस पैसे को ठीक से इसकी अकाउंट सेटल किए जाते हैं।
अगर ऐसा लगता है कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इंपोर्ट्स हो रहे हैं, जो भी बकाया पेमेंट है, जो भी ड्यू अमाउंट्स हैं, वो बहुत ईजिली क्लियर नहीं किए जाते हैं एक कंट्री द्वारा, तो ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सिचुएशन पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है तो हो सकता है वो उस कंट्री में इन्वेस्ट ना करना चाहें। उसके बाद आता है कि आपकी करेंसी कितनी स्टेबल है। अगर आपकी करेंसी बहुत तेज़ी से गिरती है, यानी कि सपोज़ हमारा रुपी बहुत तेज़ी से डिवैल्यू होता है डॉलर के सामने, तो ऐसे में भी एक इन्वेस्टर को डर लग सकता है कि उनके करेंसी का जो कन्वर्जन है वो आगे चल के गड़बड़ा सकता है। जिस कैलकुलेशन पे वो काम कर रहे हैं वो कैलकुलेशन पूरी तरीके से गड़बड़ा सकती है अगर करेंसी स्टेबल नहीं है। तो अगर आप देखते भी हों, चाहे वो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसा कि हमें पता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में रहता है, हमने पिछले मॉड्यूल्स में देखा था, तो आरबीआई का बहुत ज़्यादा ध्यान इस बात पे रहता है कि अपने रुपए को स्टेबल रखा जाए। वो तरह तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट भी लाती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लाते हैं अपने रुपए को डॉलर के सामने स्टेबल रखने के लिए। तो उसका यही कारण होता है कि हमारी जो भी रुपए की वैल्यू है, अगर वो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करती है डॉलर के सामने, बहुत बड़े लेवल पे फ्लक्चुएट और जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करती है, तो वो एक अच्छा सिग्नल नहीं देती किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए जो कि दूसरे देश से आकर के यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स ये भी देखना चाहेंगे कि आपकी कंट्री एसेंशियल आइटम्स के लिए बाहर वालों पे कितनी डिपेंडेंट है। मतलब कि हमारी कंट्री जो एसेंशियल आइटम्स है, जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें, उनके लिए इंपोर्ट्स पे कितना डिपेंड करती है। अगर कोई भी कंट्री इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने रोज़मर्रा के सामान के लिए भी, तो ये एक अच्छी साइन नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर ऐसे में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। कंट्री का सेल्फ डिपेंडेंट होना एक लेवल तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक कंप्लीट डोमेस्टिक इकोनॉमी डेवलप कर लें कि हमें किसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम सारी दुनिया से कट ऑफ होकर नहीं बैठ सकते, और ख़ास तौर से अगर हम पूरी तरीके से इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी ही डेवलप कर लेते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर लेते हैं कि जब हमें किसी भी चीज़ को बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में कंपटीशन पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट की मनमानी भी चल सकती है। तो कंपटीशन, खासतौर से फॉरेन कंपटीशन इंपोर्ट्स के ज़रिए जो होता है वो हेल्दी होता है किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, और कंज्यूमर्स के लिए, जो एंड यूज़र है, पब्लिक के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि उससे उन्हें पब्लिक की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाती है, उन्हें कॉम्पिटेंट रेट्स भी मिलते हैं प्रोडक्ट्स के, और उन्हें नए नए प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, इनोवेशंस होते रहते हैं, क्योंकि आपको अपने आप को अब अपडेटेड रखना है, क्योंकि बाहर से भी वो सामान आ रहा है। तो अगर आप कंट्री के अंदर वही सामान बना रहे हैं तो आपको उस लेवल को तो मैच करना ही पड़ेगा जो बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है सामान। तो इंपोर्ट्स इस तरीके से अच्छे भी होते हैं। इकोनॉमी में एक और चीज़ जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं वो है आपके फॉरेक्स रिजर्व्स। आपके फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं? अगर आपके पास अच्छे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, तो आपकी फॉरेक्स सिचुएशन बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे कंट्रोल में है, और आपकी गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छा कुशन है फॉरेन रिजर्व्स का, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का। तो ये सारी बातें इकोनॉमिक एनालिसिस में बाहर से आने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट देखेंगे। फिर हम आते हैं सोशो कल्चरल फैक्टर्स पे। देखिए, सोशो कल्चरल फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पोर्टर्स 5 पॉइंट एनालिसिस में कि कैसे टेलीग्राम ने एसएमएस को जगह दी और एसएमएस ने व्हाट्सएप को जगह दी, उसके बाद पिक्चर मैसेज और पिक्चर मैसेजेस और वीडियो कॉल्स कितनी आम बात हो गई। जैसे जैसे सोशल और कल्चरल चेंजेस होते हैं उसी तरीके से सारी की सारी इंडस्ट्री चेंज होती चली जाती है। चाहे वो कपड़े पहनने का तरीका हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का तरीका हो, चाहे वो ज्वेलरी हो। जैसे एक टाइम पे बहुत भारी भारी सोने के हार और सोने की ज्वेलरी बहुत फैशन में थी, उसके बाद डायमंड फैशन आया, फिर प्लैटिनम का फैशन आया, अब स्लीक ज्वेलरी ज़्यादा फैशन में रहती है। इसी तरीके से एक टाइम था जब बड़ी बड़ी एम्बेसडर कार्स थी, फिर टाइम आया मारुति 800 की हैचबैक कार्स का, अब उसके बाद एक टाइम आया एसयूवीज़ का, जब आप हर आदमी की एक इच्छा होती कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, ऊंची गाड़ी हो, जिससे मैं खूब ज़्यादा घूम सकूं। तो किस तरीके से ये छोटे छोटे वो कल्चरल चेंजेस हैं जो हमें महसूस नहीं होते, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडस्ट्री की पूरी शक्ल बदल के रख देते हैं। अगर हम देखें तो 25-30 साल पहले सिर्फ बार्बर की दुकानें हुआ करती थी, नाई की दुकानें हुआ करती थी, हम गए और बाल कटा कर आ गए। उसके बाद टाइम आया ब्यूटी पार्लर्स का, और फिर मेंस सैलून्स का, यूनिसेक्स सैलून्स का, जहाँ पे मेल्स जाकर के भी फेशियल्स कराते हैं और अलग अलग तरह की ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। तो जहाँ
भारत में एक आदमी के लिए सिर्फ एक नाई इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता था कि भाई बाल कट गए अच्छे से, बस बहुत हो गया। अब वहाँ पे पूरा एक मेल्स का ग्रूमिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है। उसी वजह से तरह तरह की शेविंग क्रीम्स, तरह तरह के आदमियों के फेस स्क्रब, फेस वॉशेस, तरह तरह के आपके फेशियल का सामान। तो इस कल्चरल चेंज की वजह से, सोशल और कल्चरल चेंज की वजह से कितनी इंडस्ट्री में चेंज आ गया। पहले किसी भी साबुन से मुंह धो लिया जाता था, लेकिन अब फेस वॉश ही चाहिए धोते समय। वही साबुन बालों पे भी इस्तेमाल कर लिया जाता था, लेकिन अब शैम्पू ही चाहिए। चाहे वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो, चाहे वो केराटिन वाले शैम्पूज होते हैं वो हो, चाहे आपका ऑयल कंट्रोल शैम्पू हो ड्राई स्कैल्प के लिए। तो कितना ज़्यादा चेंज है इंडस्ट्री में। तो सोशल परसेप्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को चेंज करता है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री की फैब्रिक, इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। सोशल चेंजेस और कल्चरल चेंजेस जो आते हैं कुछ तो कन्वीनियंस के लिए होते हैं, जैसे कि टेलीग्राम से एसएमएस और एसएमएस से व्हाट्सएप पे हम गए, कन्वीनियंस था। कुछ चेंजेस इसलिए भी होते हैं क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं। मैं अब एज अ मेल अगर मेरा फ्रेंड आके मुझसे कहेगा यार मैं वहाँ जाता हूँ फेशियल कराता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा फेशियल होता है, रिलैक्स हो जाता है। अब मुझे चाहे पता ना हो फेशियल का क्या इस्तेमाल है क्या नहीं, मुझे सूट भी करेगा कि नहीं, उसने कहा तो मैं जाके ज़रूर कराऊंगा। वहाँ जाऊँगा, 1 घंटा फेशियल में आराम से बैठूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं फिर जाऊँगा। तो कुछ चेंजेस हम एक दूसरे को इंड्यूस करवा देते हैं और कुछ चेंजेस फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस भी होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। जो सेक ऑफ कन्वीनियंस हैं, जैसे टेलीग्राम से एसएमएस, एसएमएस से व्हाट्सएप, ये लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज नहीं है, ये फैशन चेंजेस नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस हैं। अब व्हाट्सएप को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब लोग व्हाट्सएप पे आ चुके हैं। बट जो ट्रेंड चेंजेस हैं, चाहे फैशन के चेंजेस हैं, जहाँ पे कपड़े पहनने का कोई तरीका चेंज हुआ है, ये ज्वेलरी का कोई तरीका चेंज हुआ है, जो चीज़ दिख रही है आपके शरीर पे उसका कोई तरीका चेंज हुआ है, चाहे वो क्लीन शेवन लुक हो, चाहे वो हल्की सी स्टफ का लुक हो, ये चेंजेस कभी भी चेंज हो सकते हैं। चाहे वो फिल्मी सितारों की वजह से हो, चाहे किसी बड़े स्पोर्ट्समैन की वजह से हो, किसी भी वजह से ये फैशन स्टेटमेंट्स चेंज हो सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा टेम्पररी फैशन स्टेटमेंट्स पर डिपेंड करेंगी, वो इंडस्ट्रीज़ हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव ना हो। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर हो सकता है उन इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा आना चाहें, उन सेक्टर्स में ज़्यादा आना चाहें जो कि स्टेबल चेंजेस हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन एक स्टेबल चेंज है, या टेक्सटाइल का बिजनेस भी हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक स्टेबल रहता है, खासतौर से जो रॉ मटेरियल का होता है। देखिए, जो रिटेलर्स हैं जो कपड़ा बना के आगे बेचते हैं, उनको तो ऑब्वियसली फैशन का ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन रॉ मटेरियल्स कई बार वही रहते हैं। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ क्योंकि एक स्लो पेस पे, एक स्टडी पेस पे ग्रो करती रहती हैं, तो इसमें भी इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आना चाहते हैं। इसी तरीके से चाहे ज्वेलरी कोई भी फॉर्म ले ले, बट मूल रूप में ओरिजिनल फॉर्म में डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन सब की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मेरा कोई भी रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल व्यू नहीं दिखाते हैं। ये सिर्फ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं एज अ रिसर्च एनालिस्ट, हर बात बारीकी से समझने के लिए। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। पेस्टल एनालिसिस का चौथा पॉइंट, पी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, एस सोशो कल्चरल और टी टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो पूरी लाइफ चेंज करके रख देती है, पूरी लाइफ बदल जाती है उससे। ये बात मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब ने टेलीकॉम रेवोल्यूशन में इस बात को एक्सपीरियंस किया है। एक टाइम पे बड़े बड़े कंप्यूटर्स, उसके बाद लैपटॉप्स, और अब तो मोबाइल आपका पाम टॉप बन गया है। अब तो आपको टैब की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके मोबाइल पे ही सारे फीचर्स चलते हैं। चाहे वो आपकी बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, आपको पेमेंट लेना है, देना है, आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, कोई वीडियो कॉल करनी है, ईमेल भेजनी है, चाहे कुछ भी करना है, सारे के सारे फंक्शंस आपके मोबाइल पर रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकती है और बहुत सारी पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर सकती है। इसके लिए अगर हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना है, किसी भी कंट्री को टेक्नोलॉजिकली आगे चलना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वहाँ की, जो यंग जनरेशन है वहाँ की, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अर्ली एज से ही समझाया जाए। चाहे उनको इम्पॉर्टेंस समझ में ना आए, बच्चे जब स्कूल में होते हैं हो सकता है उनको इस टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन की और टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की इम्पॉर्टेंस समझ में ना आए, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब मैं और आप स्कूल में थे
जो लोग अपने 40s में हैं या 40 से ऊपर है, स्कूल में थे तो कंप्यूटर कुछ कुछ स्कूल्स में सब्जेक्ट की तरह हुआ करता था, और जहाँ होता था तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें शुरू होती थी। अब कंप्यूटर एक बहुत ही आम पार्ट बन के रह गया, और बहुत ही अर्ली एज से छोटे से बच्चों के सामने कंप्यूटर रख दिया जाता है और उनको कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है। कंप्यूटर स्कूल में सिखाया जाए चाहे ना सिखाया जाए, हर घर में मोबाइल्स हैं, हर घर में लैपटॉप्स हैं, हर घर में टैब्स हैं, वीडियो गेम्स ही कितने एडवांस्ड हैं। तो जो यंग जनरेशन है आज हमारी कंट्री की, वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी सैवी है, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का आना और पॉपुलेशन का, खासतौर से यंग पॉपुलेशन का टेक्नोलॉजी सैवी होना, यानी कि वो टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझते हों, जो यंग जनरेशन है, और उस एडवांसमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भी जब भी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे तो वो ऐसी कंट्री को प्रेफर करेंगे जहाँ पे उन्हें इस तरह की यंग जनरेशन मिल सके, जो कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को जल्दी अडैप्ट कर सकती हो और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस टेक्नोलॉजी के बेस पे जो भी चेंजेस आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, आईटी सर्विसेज को, टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, साबुन, शैम्पू, तेल, ये सब चीज़ें हो सकता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से अफेक्ट ना हो, बट जो ब्रॉडर डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमी में होते हैं, जैसा कि मैंने कहा आईटी सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनमें ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एक फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन का टेक्नोलॉजी सैवी होना, टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक होना और टेक्नोलॉजी के लिए रेडी होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, खास तौर से आज के टाइम में। पेस्टल एनालिसिस का 5वां पॉइंट आता है एल, लीगल। लीगल फ्रेमवर्क हमारी कंट्री का क्या है? लीगल फ्रेमवर्क से ये मतलब नहीं है कि कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं। जनरली जब कोई भी इन्वेस्टर हमारे देश में इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे तो वो ये देखेंगे कि कॉरपोरेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपनीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लीगल फ्रेमवर्क है, किस तरीके से एक कंपनी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्योंकि अगर किसी कंट्री में कंपनीज के, कॉरपोरेट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तो वहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी जना इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहेगा। जो लोग इंडस्ट्री लगाए हुए होंगे पहले से, वही परेशान होंगे, तो नई इंडस्ट्रीज़ का आना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस रूल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे देश में कंपनीज एक्ट है, जो हमने पिछले मॉड्यूल्स में डिस्कस किया था। इस तरह के एक्ट्स का होना, उनमें ट्रांसपेरेंसी होना और उनकी अच्छे से एग्जीक्यूशन होना, अच्छे से उन रूल्स का पालन होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी कंट्री के लिए। अगर लीगल फ्रेमवर्क आपका डिस्टर्ब्ड है, रोज़ नए नए कानून आ जाते हैं या कॉरपोरेट्स को परेशान किया जाता है, पुराने पुराने किस्से खोल दिए जाते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं देता किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। मैं एक रीसेंट एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा। वोडाफोन आइडिया का जो टैक्स का केस खुला, जिस पे कई महीनों से बहुत ज़्यादा चर्चा है, ये एक फॉरेन पॉपुलेशन के लिए या एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इस तरह का केस खोला गया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, हालांकि वो पूरी तरीके से लीगल फ्रेमवर्क के अंडर है। उसके बाद किस तरीके से लीगली हमारे यहाँ लाइसेंस दिए जाते हैं या लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं। अगर लाइसेंस का दिया जाना बहुत मुश्किल है और बिना वजह लाइसेंस किसी भी चीज़ के रद्द किए जा सकते हैं या खारिज किए जा सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा संकेत नहीं देता इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं और आप क्योंकि इसी कंट्री में रहते हैं तो हम इस बात को हजम कर सकते हैं, लेकिन एक फॉरेन इन्वेस्टर इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। फिर लास्ट पॉइंट जो पेस्टल एनालिसिस का आता है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए, जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है, जब भी कोई कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, नई नई इंडस्ट्रीज़, नई नई फैक्ट्रीज लगती हैं, तो वहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एनवायरमेंटल इश्यूज़ का ठीक से एड्रेस होना, उन इश्यूज़ को ठीक से सुलझाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है आज आपकी गवर्नमेंट उस बात को नज़रअंदाज कर दे, बट आने वाले समय में कभी ना कभी उस बात को पूरा करना ही पड़ेगा। तो अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को शुरू से ही गवर्नमेंट साथ लेके चल रही है, शुरू से ही उन बातों को कंसिडर करके चल रही है, तो ये एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। लेकिन अगर इन
इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को इग्नोर किया जा रहा है, ख़ासतौर से आज के ग्लोबल प्रेशर में, जहां ग्लोबली बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के बातें हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, चाहे वो कॉरपोरेट्स हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हों, लोकल गवर्नमेंट्स हों, इवन आम आदमी के ऊपर भी अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आज प्रेशर है। तो अगर हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए एक नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट हमारी इंडिया को एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहती है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, पूरी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए एक उसको सेंटर बनाना चाहती है। जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, चाहे वो कोई आंदोलन हो, चाहे वो कोई रैली हो कहीं पे जो ज़्यादा चलती हैं, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी बातें होती हैं, तो ये एक अच्छे इंडिकेटर्स नहीं होते हमारी कंट्री के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हमारी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया निकाला है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, चाहे ये सुनने में बहुत ही छोटी सी बातें लगें कि इससे एक फॉरेन इन्वेस्टर को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर ये दो प्लान्स, ये दो स्कीम्स गवर्नमेंट की सक्सेसफुल होती हैं, यानी कि मेक इन इंडिया में नई नई कंपनीज आती हैं और आत्मनिर्भर भारत में हम सारे एसेंशियल आइटम्स खुद प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, या ज़्यादातर एसेंशियल आइटम्स खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंपोर्ट्स बंद कर दें, बट एसेंशियल आइटम्स हम भी प्रोड्यूस करें अपने कंजम्पशन के लिए और बाहर सप्लाई के लिए भी। तो ये बात एक फॉरेन इन्वेस्टर को ये दिखाएंगी कि जब हम अपना प्रोडक्शन, अपनी इकोनॉमी इतनी अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, तो आप यहाँ आके क्यों नहीं इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोग्राम डायरेक्टली किसी फॉरेन इन्वेस्टर को इन्विटेशन नहीं है यहाँ आकर के इंडस्ट्री लगाने के लिए या यहाँ की कंपनी खोलने के लिए, बट हमारी इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाते हुए ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत ही मैसिव स्टेटमेंट है, जिसकी हम आज अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये कितना बड़ा स्टेटमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए बनने वाला है। अगर हमारा देश अपने कंजम्पशन के लिए ही सामान नहीं बना सकता, तो वो बाहर वाले को कैसे बुला करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए हम उसे ललचा सकते हैं या हम उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की जो छोटी स्कीम्स भी होती हैं, जो हमें सुनने में लगे कि शायद ये छोटी स्कीम है या इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली हो सकता ना आए, बट ये बहुत अच्छे फीलर्स इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी में भेजते हैं। दूसरा, पेस्टल एनालिसिस करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर इंडस्ट्री को सारे फैक्टर्स बराबर अफेक्ट नहीं करते। ये तो हम सब जानते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो FMCG सेक्टर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी आए, किसी भी तरीके आए, पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ भी रहे। सामान जो रोज़मर्रा का सामान है, जैसे कि साबुन, शैम्पू, ऑयल्स, तेल, ये सब तो बिकेगा ही। कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जैसे कि टेलीकॉम है, माइनिंग इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटोमोबाइल्स है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर सकती हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे, पॉलिटिकल सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर सकती हैं। तो पेस्टल एनालिसिस करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस इंडस्ट्री की एनालिसिस कर रहे हैं, किस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पेस्टल एनालिसिस जनरली फॉरेन इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं जब वो किसी कंट्री की इकोनॉमी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नया बिजनेस खोलने के लिए कंट्री कितनी सूटेबल रहेगी। मैं और आप एज रिटेल इंडियन इन्वेस्टर्स भी पेस्टल एनालिसिस को इनडायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जब भी हम किसी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमने टॉप डाउन या बॉटम से अप्रोच जो भी अप्रोच ली, हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेस्टल एनालिसिस उसके अंदर लगा सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो इंडस्ट्री, वो जो सेक्टर है, वो पेस्टल एनालिसिस में किस तरीके से घिरा हुआ है, किस तरीके से उस पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल फ्रेमवर्क का असर पड़ेगा। इंडस्ट्री एनालिसिस का ये डिस्कशन 3rd वीडियो में जारी रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए 3rd वीडियो में। जय हिंद।